सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा हूं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के गणित विषय को और इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हम देख रहे हैं राजन सीरीज के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों को हमने पिछले 3 क्लास में देख लिया है। ठीक है, तो अगर उन क्लासेस को आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। गणित के सामने वाला लिंक क्लिक करोगे आप और लास्ट में चलो जाओगे, वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब इस क्लास से हम आपके सभी अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पे आपके जितने भी अतिलघुत्तरीय प्रश्न हैं सभी को मैं हल कराऊंगा और इसके बाद समय मिलता है तो लघुत्तरीय प्रश्नों को भी कराऊंगा। ठीक है, लगातार आप लोग की रिक्वेस्ट है लघुत्तरीय प्रश्नों की भी, तो लघुत्तरीय प्रश्नों को भी हम देखेंगे जरूर ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को, और इस वीडियो को आप शेयर करिए अधिक से अधिक अपने सभी दोस्तों में, ताकि सभी लोग इसी तरीके से आसानी से जुड़ करके सभी लोग आसान भाषा में सभी प्रश्नों को समझ पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, बैंक में किस प्रकार के खाते में जमा धनराशि पर ब्याज नहीं मिलता है? ब्याज नहीं मिलता है किस प्रकार के खाते में? तो चालू खाता जो होता है जिसे हम लोग करेंट अकाउंट बोलते हैं, उसमें जो होता है उसमें ब्याज नहीं मिलता है। ठीक है, जो किसी फर्म का अकाउंट होता है, चालू अकाउंट होता है, उसमें ब्याज नहीं मिलता है। ठीक है, जो बिजनेस के पर्पज से लोग खुलवाते हैं उस अकाउंट में। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2 है, एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिन की राशन सामग्री उपलब्ध है। यदि अवकाश के कारण 200 छात्र घर चले गए हों तो वह सामग्री कितने दिन तक चलेगी? देखिए प्रश्न में कह रहा है कि एक हॉस्टल है, छात्रावास है जिसमें 300 लड़के रहते हैं और उनके 15 दिन का खाना जो है राशन वह उपलब्ध है। ठीक, लेकिन अब छुट्टी हो गई है तो 200 बच्चे जो हैं वह घर चले गए हैं। तो अब जो 100 बच्चे बच गए हैं वह इस राशन का इस्तेमाल कितने दिनों तक कर पाएंगे? कितने दिन का राशन, यह अब कितने दिन तक राशन चलेगा यह आपको बताना है। तो यह प्रश्न जो है वह हम समानुपात से हल कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, एक तरफ हम लिखेंगे छात्र और दूसरी तरफ लिखेंगे राशन। अब शुरू में कितने छात्र थे? 300 छात्र थे। फिर उसके बाद देखिए कितने छात्र हो गए, 200 छात्र चले गए तो 100 छात्र बच गए। ठीक, अब इसके बाद इधर हमने छात्र लिख लिया। अब यहाँ पे नीचे की तरफ इस तरीके से तीर का निशान लगा देंगे। अब इसके बाद देखिए राशन में पहले 300 छात्र थे तो कितने दिन तक राशन चलता? 15 दिन तक। अब 100 छात्र हैं तो माना x दिन तक राशन चलेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कि जब छात्र घटेंगे तो खाना ज्यादा दिन तक चलेगा। ठीक है, जब छात्र घटेंगे तो राशन की जो अवधि है चलने की वह बढ़ेगी। तो यहाँ पे इसलिए प्रतिलोम अनुपात है। प्रतिलोम, एक राशि जब घट रही है तो दूसरी राशि जो है बढ़ रही है। जब छात्रों की संख्या घट रही है, जब छात्र घट रहे हैं तो राशन के चलने की दोनों की संख्या जो है वह बढ़ रही, तो इसलिए यहाँ पे प्रतिलोम अनुपात होगा और तीर जो पहला नीचे की तरफ लगाया है दूसरे का जो मुंह होगा वह ऊपर की तरफ होगा। ठीक, अब यह तीर का निशान हमें लिखने में मदद करेगा। कैसे? जो 300 से 100 पे आ रहे हैं उसे हम लिखेंगे 300 बटे 100 और फिर जो x से 15 की तरफ जा रहे हैं उसे हम लोग लिखेंगे x बटे 15। ठीक, यही समीकरण हमको मिल जाएगा, यहीं से सॉल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी। अब तिर्यक गुणा कर लीजिए। आपको पता है तिर्यक गुणा में बराबर के इधर के हर का गुणा उधर के अंश में और इधर ऐसे हर का गुणा इधर के अंश में, तो ये हो जाएगा 100 गुणे x यानी कि 100x बराबर 15 गुणे 300 और x बराबर कितना हो जाएगा? 15 गुणे 300 बटे 100। अब देखिए 100 के 2 शून्य से 300 का 2 शून्य कट जाएगा और x बराबर हो जाएगा 15 गुणे 3 बचा है तो x का मान कितना आ जाएगा? 15 तिया 45, यानी कि अब भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी? 45 दिन चलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से समानुपात के माध्यम से बहुत ही आसानी से इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे।
देखिए प्रश्न संख्या 3 है, 14 धन एक्स स्क्वायर में x प्लस 3 से भाग दे करके भागफल व शेषफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक राशि से दूसरी राशि में हमको भाग देना है, बीजगणितीय यहाँ पे राशि यहाँ है। तो अब देखिए x प्लस 3 से हमको भाग देना है और किसमें देना है, तो देखिए जो x की मैक्सिमम घात होती है उसे हम लोग पहले लिखते हैं, तो इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। देखिए वही लिखा हुआ है, बस इसको हमने कैसे लिख दिया, पलट के लिख दिया है, ठीक। अब इसके बाद देखिए यहाँ x प्लस 3 लिखा हुआ है और जिसमें भाग हम लोग देते हैं, आपको पता है कि उस संख्या को धीरे धीरे हम लोग काटने का प्रयास करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है x प्लस 3 और यहाँ पे दिख रहा है एक्स स्क्वायर पहला पद, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पद x है जिससे भाग देना है और जिसमें भाग देना है पहला पद एक्स स्क्वायर है। तो अब क्या करेंगे, ऐसा हम क्या करें, इसमें किससे गुणा करें, x प्लस 3 में हम किससे गुणा करें कि यह जो इसका पहला पद है वह एक्स स्क्वायर हो जाए। तो अगर x से गुणा हम कर देते हैं x प्लस 3 में, तो पहला पद जो हो जाएगा x प्लस 3 का वह एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो x से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, यानी कि x बार जो है वह हम पहले पहाड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। इसका मतलब यही है x प्लस 3 का हम x बार पहले पहाड़ा पढ़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब इसके बाद इसको घटा देंगे तो ये जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, एक्स स्क्वायर में से माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो ये बचेगा 0। अब 7x में से 3x घट जाएगा तो ये बचेगा कितना, 4x, ठीक। अब इसके बाद देखिए ये 12 जो है ये नीचे आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए भाग किससे दे रहे हैं, x प्लस 3 से, जिसका पहला पद जो है वह x है, और यहाँ पे देखिए जिसमें भाग देना है उसका पहला पद क्या है, 4x। तो x को हमें 4x बनाने के लिए किससे गुणा कर दें, 4 से। तो x प्लस 3 को हम 4 बार पढ़ेंगे, तो x प्लस 3 में 4 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4x प्लस, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 14 दिया गया था, मैंने 12 लिख दिया था इसको, तो ये 14 कर लीजिएगा। यहाँ पे कितना है, 14 है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 14 कर लेते हैं और जब 3 से 4 से गुणा हो जाएगा, 4 का गुणा 3 में होगा तो ये कितना आ जाएगा, 4x प्लस 12, ठीक। अब घटाएंगे तो ये घट के 0 और यहाँ 14 में से 12 जाएगा तो बचेगा कितना, 2, यानी कि शेषफल हमारा जो हो जाएगा, शेषफल जो हो जाएगा वह 2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या पूछ रहा था, भागफल व शेषफल। भागफल कौन सा है, ये x प्लस 4 जो है वह भागफल है, भागफल x प्लस 4 आ जाएगा और शेषफल 2 आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 है, रुपए 10,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपली जैसे 10,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेना है और साथ ही साधारण ब्याज निकाल लेना है, और दोनों में कितना अंतर आ रहा है यह बता देना है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या हो जाता है फॉर्मूला, यहाँ पे चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला हमें पता होता है, P 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर T, और इसी में से अगर P घटा दें तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज हमको मिल जाएगा, ठीक है। अगर चक्रवृद्धि मिश्रधन में से हम लोग मूलधन घटा देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। अब इसे सॉल्व करने के बाद देखिए मिश्रधन ही यहाँ पे कैलकुलेट किया है, तो मिश्रधन कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 10 और 100 एक एक शून्य कट जाएगा और बचेगा क्या, हर समान करेंगे तो 10 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 11। तो 10,000 गुणे 11 बटे 10 का स्क्वायर और 10,000 गुणे 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10, शून्य से शून्य कटेगा, ठीक है। और ये 11 गुणे 11 121 हो जाएगा और 2 शून्य और, तो 12,100। अब ब्याज कितना आ जाएगा, इसी में से घटा दीजिए 12,100 में से 10,000 मूलधन, तो ये कितना आ जाएगा, 2100 रुपए ब्याज आ जाएगा। अब साधारण ब्याज निकाल लेते हैं, तो PRT, P इंटू R इंटू T, P कितना है, मूलधन है 10,000, दर है 10% की और समय है 2 और बटे 100।
दो शून्य काट दीजिए। अब 10 का गुणा 2 में 20 और 20 के आगे 2 शून्य और यानी कि 2000। तो यहाँ पे अंतर निकाल लीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज आया 2100 और साधारण ब्याज आया 2000। तो अंतर कितना हो गया? 100 रुपए का अंतर आ रहा है 2 साल में ही। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 है, व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में a माइनस 1/a इंटू एक्स। यहाँ पे देखिए इस x का गुणा इस ब्रैकेट में हो रहा है और इधर से इस माइनस का गुणा इस ब्रैकेट में हो रहा है। फिर -1 का गुणनखंड कीजिए। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट पहले खोल देना है। तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर, तो ये ऐसे रहेगा पहला पद। फिर जब ब्रैकेट खुला तो इधर से माइनस, ए में माइनस का गुणा होगा तो हो जाएगा माइनस से, फिर इधर से एक्स का गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस ए एक्स। फिर माइनस का गुणा -1/a में होगा तो ये हो जाएगा प्लस, और फिर इधर से गुणा होगा एक्स का तो ये हो जाएगा x/a या 1/a इंटू एक्स, और -1 ऐसे ही रहेगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए पहले दो पदों में x कॉमन मिल रहा है और दूसरे बाद वाले पद में हम 1/a कॉमन ले सकते हैं। तो पहले पद में x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x माइनस से, फिर प्लस 1/a कॉमन लेंगे तो वहां यहाँ पे 1/a है तो ये कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे 1/a बनाने के लिए -1 को -a/a लिख सकते हैं। अब हमने 1/a कॉमन ले लिया अगर इसमें से, तो बचा क्या? -a बचेगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा गया है। ठीक, 1/a कॉमन लेने पे x माइनस a यहाँ पे बच जाएगा। फिर देखिए x माइनस a दोनों जगह है तो x माइनस a कॉमन ले लीजिए और यहाँ बचा है x, तो एक ब्रैकेट में x और प्लस 1/a, ये गुणनखंड हो जाएगा। इस तरीके से आसानी से आप कर सकते हैं। 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। अब इसके बाद एक प्रश्न और देखिए जो 2022 में पूछा था। चित्र में AB वृत्त को P बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा है। ये जो AB रेखा है यह बिंदु P पे खींची गई स्पर्श रेखा है तथा कोण QPR, कोण QP और R के बारे में दिया गया है कि ये 80 अंश है, और कोण PRQ, कोण PRQ जो दिया गया है वह 30 अंश का दिया गया है यह कोण, और कोण RPB, कोण RPB यानी कि यह जो कोण है इस कोण का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए, और ओरिजिनल चित्र जो है दोस्तों उसमें केंद्र O जो है वह इस QP पे नहीं है, यह आप लोग समझिएगा। जो क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे डायग्राम बनाने में क्वेश्चन में थोड़ा सा इन्होंने गलती किया है। हाँ, ये जो O पॉइंट है वह इधर अंदर है इस त्रिभुज में, O पॉइंट यहाँ है। ठीक है, यहाँ नहीं है, यह चीज आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि O पॉइंट अगर इस रेखा पे होगा QP पे तो यह QP जो हो जाएगा अर्धवृत्त में बना कोण हो जाएगा, और कोण R इस हिसाब से 90 अंश का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे चित्र प्रिंट करने में गलती हुई है। ठीक है, जो ओरिजिनल क्वेश्चन पिछले वर्ष पूछा था थर्ड सेमेस्टर में 2022 में उसमें फिगर सही बना था, यहाँ पे आपके राजन सीरीज में गलती किया है। ठीक, अब देखिए, अब प्रश्न को समझने का प्रयास करिए। अब प्रश्न में जो आपको निकालना है वह कैसे निकालना है यह आप समझिए। अब ध्यान से देखिए आप, तो एक वृत्त है। ठीक, उस वृत्त पे एक स्पर्श रेखा AB है। ठीक, एक स्पर्श रेखा AB है, और जिस पॉइंट पे यह टच कर रहा है इस वृत्त को, जिस बिंदु पे जो स्पर्श रेखा होती है वह वृत्त को केवल एक पॉइंट पे काटती है। इसी पॉइंट से एक जीवा खींची गई है, यह जो PR यह एक जीवा है इस वृत्त की। ठीक, अब इस जीवा के द्वारा एक कोण यहाँ पे बनाया जा रहा है। ठीक है, यह PQR, कोण PQR जो है वह जीवा PR के द्वारा बनाया गया दूसरे वृत्तखंड में। अब कोई भी आप किसी भी वृत्त में एक जीवा होती है तो वह वृत्त को दो वृत्तखंडों में विभाजित करती है, एक ये वृत्तखंड एक ये वृत्तखंड। ठीक है, तो अब इसी जीवा के द्वारा जो दूसरे वृत्तखंड में बन रहा है कोण, ठीक है, वह कोण
और इस जीवा और स्पर्श रेखा के बीच जो कोण बनता है वह कोण बराबर होता है। यह वृत्त का नियम है। अब इसको आप दोस्तों समझ पा रहे होंगे। यह जो नियम है इसको हम लोग कहते हैं वृत्त में एकांतर वृत्तखंड का कोण। ठीक है, जब किसी वृत्त में कोई एक स्पर्श रेखा होती है और उसी स्पर्श रेखा के द्वारा, जैसे कोई एक वृत्त है और उस पे एक स्पर्श रेखा है और उसी स्पर्श रेखा के बिंदु से एक जीवा खींची जाती है, तो इस जीवा और स्पर्श रेखा के बीच में जो कोण बना होता है और इस जीवा के द्वारा जो परिधि पे जो दूसरे वृत्तखंड में एकांतर वृत्तखंड में जो कोण बनाया जाता है, ये दोनों कोण जो होते हैं वह बराबर होते हैं। तो यहाँ से कोण आर पी बी जो कोण आपसे पूछा है वह बराबर हो जाएगा कोण पी क्यू आर के। और पी क्यू आर आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? त्रिभुज पी आर क्यू में त्रिभुज, ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है पी आर क्यू, इसमें दो अंतःकोण आपको पता है, तीसरा अंतःकोण आपको निकालना है। तो यहीं से आप निकाल सकते हैं। जो कोण पी क्यू आर हो जाएगा, कोण पी क्यू आर हो जाएगा वह 180 और माइनस 110 यानी कि 70 अंश हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू अगर 70 अंश हो गई तो यह भी कितना होगा? 70 अंश होगा। तो इसी नियम के अनुसार यह सॉल्व होगा। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप हल कर सकते हैं अगर आपको यह नियम पता है वृत्त का। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 7 है, समानुपात के बाह्य पदों तथा मध्य पदों के गुणनफल में संबंध बताइए। तो किसी भी समानुपात में 4 पद होते हैं। प्रथम एवं अंतिम पदों को बाह्य पद तथा मध्य के 2 पदों को मध्य पद कहते हैं। जैसे 5:10 और यहाँ पे रहेगा समानुपात का चिन्ह, समानुपाते 4:8 में कुल 4 पद हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो बाहर बाहर के हैं 5 और 8 इन्हें हम कहते हैं बाह्य पद, और जो समानुपात से सटे हुए पद होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मध्य पद कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बाह्य पदों का गुणनफल देखिए 40 है, मध्य पदों का जो गुणनफल है वो भी 40 है। तो यहाँ पे समानुपात में जो संबंध होता है बाह्य पदों और मध्य पदों में, वह बाह्य पदों का जो गुणनफल होता है वह मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 है, यदि 6 साबुनों का मूल्य 24 है तो 7 साबुनों का मूल्य क्या होगा? अब देखिए 6 साबुनों का मूल्य जो है 24 है, तो एक साबुन का मूल्य कितना होगा? 24/6 यानी कि 4 रुपए एक साबुन का मूल्य होगा। तो 7 साबुन का मूल्य कितना होगा? 7 × 4 यानी कि 28 रुपए। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, या आपके परीक्षा में आ रहा है तो आप समानुपात से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे साबुनों का मूल्य, पहले 6 साबुन आप ले रहे थे तो 24 रुपए लग रहे थे, अब मान ले रहे हैं 7 साबुन आप ले रहे हैं तो मान ले रहे हैं कि x रुपए लगेगा। अब देखिए यह ऐसी राशियां हैं, अगर साबुन की संख्या आप बढ़ाओगे तो आपको ज्यादा पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे, आप ज्यादा साबुन लेके आओगे तो ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो इसलिए यहाँ पे कैसा समानुपात है? अनुलोम समानुपात है, मतलब एक राशि बढ़ रही है तो दूसरी राशि भी बढ़ रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे 6/7 बराबर 24/x। अब यहीं पे तिर्यक गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा 6 × x बराबर 7 × 24, या x बराबर 7 × 24/6 और x का मान कितना आएगा? 28। ठीक है, तो इसी तरीके से आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 है, 12 मजदूर एक दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं, उसी दीवार को 6 दिन में बनाने के लिए कितने मजदूर की आवश्यकता होगी? अब यहाँ पे देखिए मजदूर और किसी काम को करना है, तो ये जो अनुपात होता है यह प्रतिलोम अनुपात होता है, क्योंकि किसी काम को करना है तो आदमियों की संख्या अगर आप बढ़ाते हैं, अगर आदमियों की संख्या आप बढ़ाते हैं तो समय जो हो जाएगा घट जाएगा, और अगर आदमियों की संख्या आप घटाते हैं तो समय जो हो जाएगा वह बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए समय जो है वह 12 मजदूर पे 10 दिन का लग रहा है, तो एक तरफ समय आप लिख लीजिए। समय देखिए 10 दिन, मजदूरों की संख्या कितनी है? 12 दिन। अब इसके बाद देखिए अगर वहीं पे 6 दिन में इस काम को कंप्लीट करना हो तो कितने मजदूर लगेंगे? माना x मजदूर लगेंगे। अब यहाँ पे तीर जो है वह नीचे की तरफ है और यहाँ पे तीर जो है वह
ऊपर की तरफ होगी क्योंकि प्रतिलोम अनुपात है। तो इसे लिखेंगे कैसे? समय को देखिए लिख लेंगे 10/6 और इसके बाद यहाँ से x से लिखेंगे, जिस तरफ से तीर है उसी तरफ से लिखना चालू करेंगे। तो x लिखेंगे फिर 12 लिखेंगे। अब देखिए त्रियक गुणा कर लीजिए तो 6x बराबर 10 गुणे 12 या फिर x बराबर हो जाएगा 10 गुणे 12/6, 6 से काटिए 2 बार में कट जाएगा और ये हो जाएगा 20, यानी कि 20 मजदूरों की आवश्यकता होगी अगर 6 दिन में काम निपटाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मजदूरों की संख्या आपने निकाल लिया समानुपात के माध्यम से। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 10 है, 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं, उसी काम को 2 मजदूर कितने दिन में कर सकेंगे? तो यहाँ पे भी प्रतिलोम अनुपात होगा, आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि देखिए पहले 10 मजदूर थे, 2 दिन लग रहा था। अब अगर 2 मजदूर रहेंगे तो ज्यादा दिन लगेगा क्योंकि आदमी कम होगा करने वाले, तो समय भी ज्यादा लगेगा। तो इस तरीके से एक तरफ आपको लिखना है मजदूरों की संख्या, पहले 10 थी तो 2 दिन लग रहा था, अब 2 हो गई है तो माना x दिन लगेगा। अब यहाँ पे प्रतिलोम अनुपात है तो एक तरफ डाउनवर्ड तीर एक तरफ अपवर्ड, तो इसे लिखेंगे मजदूरों की संख्या को 10/2 और समय को लिखेंगे x/2। अब देखिए 2x बराबर 20 हो जाएगा और x बराबर कितना हो जाएगा 20/2 यानी कि 10, यानी कि अब 2 मजदूरों को कितना दिन काम करने में लगेगा? 10 दिन काम करने में लगेगा। 10 मजदूरों को किसी काम में 2 दिन में कर सकते हैं तो उसी काम को 2 मजदूर 10 दिन में कर सकेंगे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न संख्या 11 है, 6 मजदूर एक कमरा 7 दिन में बना सकते हैं तो 21 मजदूर उसे कितने दिन में बना सकेंगे? तो कमरा बनाने की भी बात क्या हो गई? काम है, तो यहाँ पे भी क्या होगा? प्रतिलोम अनुपात होगा। अब मजदूरों की संख्या लिख लीजिए, 6 मजदूर एक कमरे को कितने 7 दिन में बना रहे हैं और 21 मजदूर अगर बनाते हैं तो मान लेते हैं x दिन में बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे प्रतिलोम अनुपात होगा, आपको पता है, एक तीर नीचे की तरफ एक तीर ऊपर की तरफ। मजदूरों की संख्या को बटे में लिखिए तो ये हो जाएगा 6/21 और बराबर हो जाएगा x/7, तो ये हो जाएगा 21x बराबर 6 गुणे 7 और x बराबर क्या हो जाएगा? 6 को लिख दीजिए 2 गुणे 3 गुणे 7 और ये हो जाएगा 21, 3 गुणे 7 से 21 कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा? 2 दिन। तो 6 मजदूर कमरा 7 दिन में बना सकते हैं तो 21 मजदूर उसे 2 दिन में ही बना लेंगे। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न संख्या 12 है, एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर तय करती है, उसी चाल से वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो यहाँ पे देखिए कैसा अनुपात होगा। यहाँ पे जैसे जैसे समय ज्यादा मिलेगा तो ज्यादा दूरी चलेगी रेलगाड़ी, और समय कम मिलेगा तो कम दूरी चलेगी, यानी कि यहाँ पे अनुलोम अनुपात है। एक राशि अगर घटेगी तो दूसरी राशि भी घटेगी और एक राशि अगर बढ़ेगी तो दूसरी राशि भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे देखिए समय 2 घंटा मिल रहा है तो वह कितनी दूरी तय कर रही है? 120 किलोमीटर। अब माना 5 घंटा मिलेगा तो वह x किलोमीटर दूरी तय करेगी। अब यहाँ पे अनुलोम अनुपात है इसीलिए दोनों तीर एक डायरेक्शन में, और इसको अब बटे के रूप में लिखेंगे तो समय को लिखेंगे 2/5 और इसको लिख देंगे 120/x। अब गुणा कर लीजिए त्रियक, तो 5 का गुणा 120 में, x का गुणा 2 में, तो 2x बराबर 5 गुणे 120 और x बराबर लिखना चाहेंगे तो 5 गुणे 60 हो जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा? 300। यानी कि जो रेलगाड़ी है वह अगर 2 घंटे में 120 किलोमीटर चल रही है तो 5 घंटे में 300 किलोमीटर दूरी तय करेगी। ठीक, अब इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, 4 किलोग्राम चाय का मूल्य 420 रुपए, 12 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना होगा? अब ये देखिए ऐसा प्रश्न है तो इन प्रश्नों को आप चाहे तो समानुपात से हल कर सकते हैं या फिर नॉर्मली भी हल कर सकते हैं, जैसे आपको शुरू में बताया जाता है। ठीक है, जब समानुपात आप नहीं पढ़े रहते हैं। ठीक है, तो दोनों से ही सही होगा, लेकिन आपके कोर्स में समानुपात है तो समानुपात से अगर आप हल करते हैं तो ये ज्यादा बेटर दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से देखिए अगर आप हल कर रहे हैं तो प्रेजेंटेबल ज्यादा है, बल्कि दोनों में ही नंबर आपको सेम मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1 नंबर के सारे प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए एक तरफ चाय की मात्रा लिख लेते हैं किलोग्राम में, दूसरी तरफ रुपए लिख लेते हैं। अब देखिए 4 किलोग्राम चाय जो है वह 420 रुपए में मिल रही है और 12 किलोग्राम आपसे पूछ रहा है कितना मूल्य
रहेगा। तो मान लेते हैं x मूल्य पे मिलेगा। अब देखिए अगर मात्रा बढ़ा रहे हैं चाय की तो दाम भी जो है उसका वह बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पे कैसा अनुपात है, अनुलोम समानुपात है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब इसे लिख सकते हैं 4/12 बराबर 420/x, और 4x बराबर हो जाएगा 12 गुणे 420। 4 से 12 को काटेंगे 3 बार में और 3 का गुणा हो जाएगा 420 में, तो कितना आ जाएगा 1260। तो 4 किलोग्राम चाय का मूल्य अगर 420 रुपए है तो जो 12 किलोग्राम का दाम हो जाएगा वह 1260 रुपए हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 14, समानुपात किसे कहते हैं। तो यदि दो अनुपात समान है तो वे समानुपात कहलाते हैं। जैसे कि 5/10 और 4/8, ये दोनों ही अनुपात अगर आप इसको हल करोगे 5/10 को तो ये आएगा 1/2, या फिर 4/8 को ही आप हल करोगे तो ये आएगा 1/2। तो दोनों का ही मान जो अनुपात आ रहा है वह 1:2 आ रहा है। तो ऐसे अनुपातों को हम क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 16 है, अनुलोम समानुपात को स्पष्ट करें। अगर आपसे पूछ ले रहा है कि अनुलोम समानुपात क्या होता है, तो जब दो राशियां x व y इस प्रकार से संबंधित हों कि x के बढ़ने नहीं, यहाँ बढ़ने रहेगा। ठीक है, x के बढ़ने पर दूसरी राशि y उसी अनुपात में वृद्धि हो तथा x के घटने पे y में उसी अनुपात में कमी हो, तो ये राशियां अनुलोम समानुपाती कहलाती हैं। समझ गए आप। जैसे x और y दो राशियां हैं, मान ले रहे हैं ये राशि बढ़ रही है। ठीक है, इनमें कुछ अनुपात है और यह राशि बढ़ रही है, तो उसी अनुपात में यह भी राशि जो है वह बढ़ेगी। जो अनुपात इनके बीच में है उसी अनुपात के अनुसार y भी बढ़ेगा, और x अगर घट रहा है तो उसी अनुपात में y भी घटेगा। अगर इस प्रकार का अनुपात है तो इसे हम लोग कहेंगे अनुलोम समानुपात, x और y। तथा इस तरह के संबंध को अनुलोम समानुपात कहा जाता है। अनुलोम समानुपात को सीधा समानुपात भी कहते हैं। अनुलोम समानुपात के दोनों राशियों को एक दिशा में इंगित करने वाले तीरों से प्रदर्शित करते हैं। यह तो अभी आपने पिछले प्रश्नों में देखा ही। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, प्रतिलोम समानुपात को स्पष्ट करें। प्रतिलोम समानुपात क्या होता है, तो देखिए प्रतिलोम समानुपात को उल्टा समानुपात भी कहा जाता है। इस प्रकार के समानुपात में एक राशि x का मान बढ़ने पर y का मान घटता है तथा y का मान घटने पे x का मान बढ़ता है। प्रतिलोम समानुपात की दोनों राशियों को विपरीत दिशाओं में इंगित करने वाले तीरों से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, यह आप समझ गए। अब इसके बाद समानुपात, अनुलोम समानुपात, प्रतिलोम समानुपात आप समझ रहे हैं, एग्जाम्पल करते ही आ रहे हैं हम लोग। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 17 है, एक छात्रावास में 50 छात्रों हेतु 40 दिन का भोजन सामग्री है। यदि छात्रावास में 30 छात्र आ गए तो भोजन सामग्री कितने दिन में समाप्त हो जाएगी। देखिए ऐसा प्रश्न हमने पहले ही एक किया, लेकिन उसमें छात्र जो है वह अवकाश में घर चले जा रहे थे। अब यहाँ जो है वह वहां पे छात्र घट रहे थे और यहाँ पे छात्र बढ़ रहे हैं। अब देखिए जो राशन सामग्री है, अगर छात्र बढ़ जाएंगे तो पहले 50 थे, अब 30 और बढ़ गए 80 हो गए, तो छात्रों की जो संख्या है वह बढ़ गई, तो भोजन सामग्री जो चलने वाली दिनों है उसका जो संख्या है वो घट जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, प्रतिलोम अनुपात होगा। पहले 50 छात्रों के लिए 40 दिन का राशन था, अब 80 छात्रों के लिए माना x दिन यह राशन चलेगा। अब प्रतिलोम अनुपात है तो 50/80 इसको लिखेंगे और इसको लिखेंगे x/40। अब x गुणे 80 यानी कि 80x बराबर हो जाएगा 50 गुणे 40, और x का मान निकालेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 50 गुणे 40/80। 40 से 80 को काटिए 2 बार में, 2 से 50 को काटिए 25 हो जाएगा। x की जो वैल्यू आ जाएगी वह आ जाएगी 25, यानी कि अब जो भोजन है वह 25 दिन तक ही चलेगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18 है, 2 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा। 2 का
गुणात्मक प्रतिलोम। किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसको उसमें अगर गुणा कर दें, 2 में x का गुणा कर दें तो इसका जो मान हो जाए वह 1 हो जाए। ठीक, तो अब यहाँ पे इसके गुणात्मक प्रतिलोम x का मान हम लोग निकालेंगे तो इसके गुणात्मक प्रतिलोम का मान निकल जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1/2, यानी कि 2 में 1/2 का अगर हम गुणा कर देते हैं तो इसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इसलिए 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/2 होगा। तो यहाँ से समझ पा रहे होंगे आप, 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/2 होगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 19 है, 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा। तो वही बात है, 1/2 में किसी संख्या का गुणा कर दिया जाए जिसका मान x हो जाए तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, यानी कि 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, 2 होगा। ठीक, जब 2 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/2 है तो 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, वाइस वर्सा काम करता है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 20 है, 10 के घाते ऋण 1 को परिमेय संख्या के रूप में लिखें। अब 10 के घाते ऋण 1 लिखा है, ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा घातांक के नियम में, अगर a के घाते ऋण m लिखा है तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1/a के घाते m। ठीक है, यह जो ऋण है यह बटे में आके धन हो जाता है, तो इसे लिखा जा सकता है 10 के घाते 1, यानी कि 1/10। समझ गए आप। तो इसका जो भिन्न रूप हो जाएगा, 10 के घाते ऋण 1 का भिन्न रूप हो जाएगा 1/10। इसी तरीके से प्रश्न संख्या 21 देखिए, 10 के घाते ऋण 2 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो इसको लिख सकते हैं 1/10 के घाते 2, यानी कि 1/100। इसका जो हो जाएगा वह परिमेय संख्या के रूप में इसको लिख सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 22 है, 12 गायें अथवा 8 भैंसे एक चारागाह की घास 10 दिन में चर सकती हैं, तो 3 गायें और 3 भैंसे उसको कितने दिन में चर सकेंगी। अब यहाँ पे बोला है कि अगर 12 गायें रहें या, अथवा का मतलब होता है या, मतलब 12 गायें रहें या 8 भैंसे रहें, ठीक है, कोई एक रहे, 12 गायें रहें या 8 भैंसे रहें, तो एक चारागाह को वह 10 दिन में पूरा चर लेती हैं। आपको पता है कि चारागाह में क्या होता है, घास होती है जिसको भैंस या गाय जो होती हैं वह चरती हैं। ठीक, तो बोला गया है कि 12 गाय रहे या 12 गायों की जगह पे 8 भैंस रहे तो एक चारागाह को 10 दिन में पूरा पूरा चर लेती हैं। ठीक, तो पूछ रहा है कि 3 गायें और 3 भैंसे उसको कितने दिन में चर सकेंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अथवा करके दिया है, 12 गाय रहें या 8 भैंसे रहें तो 10 दिन में चर ले रही, लेकिन यहाँ पे मिला के दिया है। दूसरा जब प्रश्न पूछा है आपसे तो 3 गायें 3 भैंसे मिला के दिया है। तो सबसे पहले इन 3 गायों 3 भैंसों को आप या तो गायों के रूप में ही बना लीजिए या तो भैंसों के ही रूप में बना लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 12 गायों का चरना बराबर है 8 भैंसों के चरने के बराबर। यहाँ से हमको प्रश्न पढ़ के जो है वह पता चल रहा है। तो एक गाय का चरना 8/12 भैंसों के चरने के बराबर हो जाएगा, और 3 गायों का चरना, क्योंकि यहाँ 3 गायों बोला गया है तो 3 गायों का चरना हो जाएगा 8 × 3/12। तो 3 से काटिए 4 बार में और 4 से 8 को काटेंगे 2 बार में, यानी कि 3 गायों का चरना बराबर 2 भैंसों का चरना। ठीक, तो यहाँ पे 3 गायें प्लस 3 भैंसों का चरना बराबर हो जाएगा, जो आपसे प्रश्न पूछ रहा है 3 गायें और 3 भैंसों का चरना बराबर हो जाएगा। 3 गायों की जगह देखिए हम 2 भैंसे लिख सकते हैं, यहाँ से हमने निकाल लिया 3 गायों का चरना जो है वह 2 भैंसों के चरने के बराबर है। तो 2 भैंसे प्लस 3 भैंसे कितनी हो जाएंगी, 5 भैंसे हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न में पूछ क्या रहा है, 5 भैंसे कितने दिन में चर लेंगी इस मैदान को, यह पूछ रहा है। पहले 8 भैंसों का दिया है 10 दिन में चर ले रही हैं, अब 5 भैंसों का पूछ रहा है। तो देखिए एक तरफ भैंसों को लिख लीजिए, भैंसों की संख्या, तो भैंसों की संख्या पहले 8 थी जो कि 10 दिन में पूरा चारागाह चर ले रही थी, अब 5 हो गई है संख्या, माना x दिन में चर लेंगी। अब देखिए अगर भैंसों की संख्या घट रही है तो दिनों की जो संख्या है वह बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा अनुपात है, प्रतिलोम अनुपात है। तो इसे कैसे लिखेंगे, 8/5 बराबर x/10। अब तिर्यक गुणा कर लीजिए, तो 5x बराबर हो जाएगा 8 × 10 के, और x का मान कितना आ जाएगा, 5 से 10 कटेगा 2 बार में और 8 दूनी 16, यानी कि 5 भैंसे जो है वह 16 दिन में पूरे चारागाह को चरेंगी।
अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 23 है, 5 के घाते 5 भागा 5 के घाते 3 को ज्ञात कीजिए। अब मैंने आपको बताया है 5 के घाते 5 लिखा हो और भाग हो रहा है तो बटे में ये लिखा होगा 5 के घाते 3। अब मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया कि अगर कहीं लिखा है a के पावर m बाई a के पावर n, यानी कि आधार समान है और भाग हो रहा है तो घाते जो है वह घट जाती हैं। तो यहाँ पे 5 के घाते 5 माइनस 3 हो जाएगा घात में, तो ये हो जाएगा 5 के घाते 2, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी 25 आ जाएगी, या ऐसे ही छोड़ सकते हैं 5 के घाते 2। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 24 है, 1/8 गुणे 3 के घाते ऋण 3 को सरल कीजिए। तो 1 के घाते 8 और गुणे 3 के घाते ऋण 3 को कितना लिख सकते हैं, 1/3 के घाते 3। ठीक, अब इसको इतना लिख दिए। अब 1/8 को कितना लिखा जा सकता है, 1/8 को 2 के घाते 3 लिखा जा सकता है, 2 के घाते 3, और यहाँ पे देखिए है 3 के घाते 3। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो घाते हैं वह समान है, तो आधार का जो हो जाएगा वह गुणा हो जाएगा। तो 2 गुणे 3 के घात में कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 1/6 के घात में 3। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1/6 का क्यूब आ जाएगा। ठीक, जैसे 2 गुणे 3 की घात में अगर 3 होता है तो इसको हम लोग अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं, तो अलग अलग को भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 25 है, 3 के घात में ऋण 2 गुणे 3 के घात में 5। तो यहाँ पे घातें जुड़ जाएंगी, आपको पता है, तो हो जाएगा 3 के घात में 3, तो इसका मान कितना आ जाएगा 27। ठीक, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 26 है, a का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा। a का गुणात्मक प्रतिलोम माना x होगा, गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि अगर दो संख्याएं किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम में हम गुणा करते हैं तो मान 1 हो जाता है, यानी x का मान कितना आ जाएगा 1/a, या जिसे लिख सकते हैं a के घाते ऋण 1, तो यही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए संख्या 27 है, धन निकालने की विधियां कौन कौन है। मतलब अगर आपका बैंक में पैसा है, धन है, तो उसे निकालने की कौन कौन सी विधियां हैं। पहला देखिए आहरण फॉर्म द्वारा, मतलब निकालने वाला जो फॉर्म होता है उससे निकाल लीजिए, आप चेक द्वारा निकाल लीजिए, या एटीएम द्वारा आप निकाल लीजिए। ठीक, ये 3 मेथड होते हैं। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 28 है, चेक कितने प्रकार का होता है, नाम बताइए। तो चेक 3 प्रकार का होता है, बियरर चेक, आदेशिक चेक और क्रॉस चेक, जिसे रेखांकित चेक भी बोलते हैं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 29, वर्तमान समय में इस भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई में चालू खाता खोलने पे 1 वर्ष में कितना सेवा शुल्क लगता है। तो ये देखिए सेवा शुल्क, जिसे हम लोग बोलते हैं सर्विस चार्ज या अकाउंट कीपिंग चार्ज भी बोला जाता है, तो ये समय समय पे बदलता रहता है। तो 50 रुपए यहाँ पे लिखा है इन्होंने, लेकिन ये शायद इस समय 550 प्लस जीएसटी, ठीक है, ये हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे, अगर 550 और जीएसटी आप निकालेंगे, जीएसटी आपको पता है 18% लगता है, तो 550 प्लस 550 का 18% ये आएगा 649 रुपए। तो इस तरीके से ये चार्जेस जो होते हैं वह बदलते रहते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्ट चार्जेस आप देख सकते हैं यहाँ पे। इस वर्ष जो है मुझे जितना जानकारी है वो 649 रुपए कटे थे अकाउंट में, साल के अंत में कट जाते हैं अपने आप अकाउंट से। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों यह क्लास जो है वह आपको पसंद आई होगी। इस क्लास को लाइक करिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग आसानी से इसी तरीके से सभी प्रश्नों को समझ पाएं। और किस तरीके से देखिए कितने महत्वपूर्ण नियम मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूं, साथ के साथ जो आपकी परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है सभी को यहाँ पे हमने देख लिया। तो अधिक से अधिक आपको शेयर करना है, कम से कम 5 मित्रों में आपको शेयर करना है। और कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, अभी से हम दिक्कतों को सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, ताकि आपकी बैक ना लगे। मैथ्स में सबसे अधिक बैक लगती है और बहुत दुख होता है जब बैक लगती है। पूरे ढंग से मैंने आपको पढ़ाया है, आपको पता है कि हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से मैंने आपको पूरा सिलेबस जो है चैप्टर वाइज
सारे जितने भी क्वेश्चन, जितने भी तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं, मैंने कराए हैं। इसी तरीके से हर एक विषय आपको थर्ड सेमेस्टर का कराया गया है। ठीक है, तो आप अपनी बेहतरीन तैयारी अगर करना चाहते हैं, सभी नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं, बिना प्रचार के कम समय में आप पढ़ना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज हर चैप्टर का आप टेस्ट देना चाहते हैं, हर एक विषय का, और पीडीएफ नोट्स चाहिए आपको, राजन पवन सीरीज का पीडीएफ चाहिए, तो नीचे ऐप का लिंक दिया गया है, या सीधे आप प्ले स्टोर पे जाकर के टारगेट यूपीटेट सीटेट ऐप डाउनलोड करिए, वहां पे जाकर के थर्ड सेमेस्टर कोर्स में एनरोल करिए। एक नाम मात्र के फीस पे आपको पूरी बेहतरीन तैयारी वहां पे कम समय में करने को मिलेगी। ठीक है, तो इस क्लास में दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके बचे हुए हैं, उनको हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में भी। जय हिंद।